89 लाख 89 लाख जो है ना वोट जो है जा चुके हैं, मतलब एनोमली में आ गए हैं। उनको अपना नोटिस के जरिए से नोटिस आए कि उनको जवाब देना पड़ेगा। तो कहने का अर्ज ये है कि जो जहाँ पर पॉलिटिकल पावर होता है, जहाँ पर ताकत ज्यादा होती है, तो वहां से जो है ना कामों को हम करवा सकते हैं और मनवा सकते हैं। तो आप लोग ये अपने एम्बेसी के थ्रू भी कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब बारहा ये आवाज को उठाते रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आपकी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन और सभी लोगों से, कि आप लोग एक अच्छा मेमोरेंडम बनाएं और कुछ लोग रिप्रेजेंट करें असद ओवैसी साहब को, ताकि तेलंगाना गवर्नमेंट तक रास्त तौर पर ये बात आपकी पहुंच जाए। मैं इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, वक्त हैदराबादी वैसे भी बहुत थोड़ा काहिल होते हैं, बहुत हल्लू चलना चाहते हैं। ये काहिली अपनी दूर करने की जरूरत है। इस वक्त यहाँ हिंदुस्तानियों की, खासकर मुस्लिम तबके की शिनाख्त की बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। यकीनन आपने बात कही कि बैरिस्टर साहब जो भी हो, जिस तरीके से हो, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए तृणमूल कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, कैसे बिहार में क्या कुछ हुआ। तो ये चीजों को तजुर्बा देखते हुए, चूंकि जिस तरीके से SIR, अब देखिए दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पेश की गई, जिसमें कांग्रेस और दीगर इंडिया ब्लॉक के लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा। अब वो खत का जो मतन है उसमें आप तफसील दी गई है कि ये पूरा इसको जो है सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी जमहूरियत के लिए नुकसानदाह है, एक खास मकसद के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में हमको अभी इंतजार करने के लिए या फिर इस तरीके से वक्त देने के लिए ये वक्त देने वाले नहीं है। अभी जितना भी हो सका मुकर्ररा वक्त, अब इनके जहाँ तक तेलंगाना के लोग हैं उनके लिए बहुत कम वक्त रह गया है। तो जिस तरीके से, जैसे अभी हमारे जो माहिरीन हैं, माहिर कानून जिस तरीके से आपको सलाह दे रहे हैं, उसी के मुताबिक आप जितना हो सके, यानी ऑफलाइन या जो ऑनलाइन, जिस तरीके से भी आपसे हो सकता है उसको पूरा मुकम्मल कीजिए। और जितना हो सके ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आए, और ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट में भी नाम आपका आए, उसको यकीनी बनाया जाए। अभी मजीद जो है मुतालबात वगैरह, यकीनन अब एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन कम वक्त में 24 जुलाई से पहले आपको ये अमल करना है। और इसके लिए जिस किस्म की भी जो है रहनुमाई की जरूरत होगी, यकीनन हैदराबाद में कई तंजीमें हैं, जैसा अभी बताया जा रहा था कि आपके लिए कानून की जो है मदद होगी, या आपको जो है लॉजिस्टिक की मदद होगी, या फॉर्म भरने के लिए अभी हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करने, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए किस तरीके से जो है हेल्प डेस्क लगा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, कम्युनिटी सेंटर्स में। और मैं तो ये तजवीज़ रख रहा हूँ कि भाई मसाजिद के अंदर भी एक कैंप रखाएं, कि वहाँ जो है कुछ पढ़े लिखे लोगों को बुला के रखें और उनके जरिए जो है ये फॉर्म फिलअप कराने के लिए कोशिश करें, क्योंकि बेशुमार लोग इग्नोरेंस की वजह से ये हमारे नाम निकल जाने वाले हैं। तो इसको यकीनी बनाया जाए, यही इल्तिमास है। और आप NRI एक बड़ी ताकत है हमारे लिए भी। आप अपनी तरफ से भी अपने यहाँ के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको भी कहें कि अपने फॉर्म को किसी भी तरीके से करें और मुकम्मल करें, उसमें गलती का जो है ना हो। इसके लिए पहले उसका एक स्पेसिमेन, यानी उसका एक नमूना जरास करवा कर उस पर प्रैक्टिस कर लें, फिर बाद में जो फाइनल जो असल फॉर्म होता है उसको भराए। तो इस तरीके के जरिए, और आप NRI, जैसा भी माहिर ने बताया, हमारे जो पैनल साथियों ने बताया कि NRI किस तरीके से होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपके यहाँ रिश्तेदार हैं, उनके जरिए आप फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भी भर सकते हैं। जी, मजीद साहब के साथ मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करते हुए बताते चलो। देखिए, हम आप लोग 1 साल बोल रहे हैं, यहाँ पर हम 3 महीने एक्सटेंड कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी नहीं हो रहा। और जो SIR का जो प्रोसेस हो रहा है, ये हम आपको वक्त देने के वास्ते नहीं, जितना हो सके हमारे वोट, माइनॉरिटीज के वोट काटने के वास्ते हो रहा है। तो इसी जीवन में ये प्रोसेस के लिए 10 दिन गुजर चुके हैं, और अब 20 दिन हमारे पास बाकी है। इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं। इस 20 दिन में भी अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो पूरों के नाम हम कम से कम सबमिट कर देना है। अगर आपको किसी से मैप नहीं कर सके, प्रीवियस डिटेल नहीं निकाल सके, तो कम से कम आप फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट तो कर दीजिए। अगर आप सबमिट कर देंगे तो कम से कम आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम तो आ जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट में आ गए बाद में फिर हम आपको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा 1 महीने का, जिसके अंदर हमारे नोटिस वगैरह आएंगे, उसके हिसाब से हम आपको जो भी डॉक्यूमेंट देना है दे सकते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मोटा मोटा हिसाब पकड़ के चले तो फाइनल लिस्ट में आने के लिए 1 महीना 20 दिन, मतलब जुमला 50 दिन का वक्त है, जिसमें 20 दिन के वक्त में हमारे को ये फॉर्म किसी भी हाल में सबमिट कर देना है। जी। जी थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड ऑन करता हूँ जनाब मजीद साहब और जलाल साहब के बाद, कि हमारे भाई डॉक्टर मिर्जा खुर्रम नवाज साहब जो वाइस चेयरमैन है आप लोगों के तंजीम तेलंगाना इंटरनेशनल चेन के,
उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस प्रोग्राम से पहले 2 से 3 अफराद को ट्रेन कर दिया जाए, क्योंकि वक्त की कमी थी। यहाँ पर भी कई शेड्यूल्स और प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्टों में, और एमआईएम के साथ भी हमारे कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं कुछ इलाकों में। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारी ये सजेशन है कि वहाँ पर तेलंगाना इंटरनेशनल एसोसिएशन के जरिए से आप लोग वॉलंटियर्स की निशानदेही कर लीजिए। इंशाल्लाह सैयद जलालुद्दीन जफर साहब जो है टेक्निकल एस्पेक्ट पर आप लोगों को 1 से 2 दिन में पूरा मुकम्मल इंशाल्लाह ट्रेन कर देंगे, ताकि आप लोग वहाँ पर अपने हेल्प डेस्क कायम कर सके। आप अपने तौर पर जो है ना, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, जिद्दा के अंदर भी मैं काफ़ी बार आया हूँ, तो आप लोग मुख्तलिफ हेल्प डेस्क बनाइए, और जिसको भी रहनुमाई है आपके तंजीम के जरिए से हम लोग भी मदद करेंगे। यहाँ पर दीगर तंजीमें भी काम कर रही है, तो हेल्प डेस्क को कायम वहां पे करने की एक कोशिश करिए। हम लोग यहाँ से ट्रेन करने के लिए, गाइड करने के लिए, और जमीन पर आपको यहाँ पर ताउन करने के लिए सब तैयार है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर वसीम भाई। यकीनन हम लोग जो है टीम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे लोकल हेल्प डेस्क तैयार करने के लिए। हम भी यहाँ पे एक मिनी दारुस्सलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आए वहाँ पे लोग जो है मुस्तफ़िद हो जाए, ये अपनी जो भी क्वारीज है, जो भी जो है परेशानियाँ हैं उनके हल हो जाए। तो मैं जलाल साहब से इंशाल्लाह रावत करूँगा कि इसको जो है टीम तैयार करके इसको है इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके अलावा हम काउंसलेट में भी सुन रिप्रेजेंट करेंगे कि एक हेल्प डेस्क वहाँ पे, जैसा माजिद भाई ने फरमाया कि एक हेल्प डेस्क हो काउंसलेट में। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है उसका नोटिफिकेशन भी है कि हम काउंसलेट को भी अप्रोच करें। तो मैं और इमरान साहब जितना भी टीआई के जो है डॉक्टर सलीम साहब वगैरह, हमारे शमीम कौसर साहब, अब्दुल सलाम साहब मिल के रिप्रेजेंट करेंगे काउंसलेट को इंशाल्लाह। ये भी है। और दूसरी चीज़ जो है, बस मशकूर हूँ मैं आप लोगों का, जो है इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी जो है आप टाइम निकाले हैं। मगर मैं चाहूँगा कि थोड़ा अगर आप टाइम देंगे तो और सवालात ले लेके इंशाल्लाह उनसे मुस्तफ़ीद करेंगे, हमारे ऑडियंस को सुन जी प्लीज़। क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शकील, मेरा कहना है कि 1993 से लेकर अब तक, अगर 1993 से लेकर अब तक मैंने अभी तक वोट डाला नहीं है। एंड वी बीन ओके, तो 1993 से लेकर अब तक मैंने अभी तक वोट डाला नहीं है, और बल्कि ईसीआई में रजिस्टर करने के लिए मेरे वालिदैन दे ट्राइंग टू रजिस्टर, so far it's not been registered so far. So what will be the next option I'm going to do now? Because mostly we are moving in the USA and I'm living in here in Saudi. So how can be a process for the next process for the ECI? Can advise us? First of all, I would like to know, like, you have acquired the citizenship of USA or you are still a citizen of India? Currently I'm Indian. ओके, जला थोड़ा सा आप बता दीजिए। जी, पहली चीज आपने बहुत बड़ी गलती की जो इतने साल से आप देखे नहीं, क्योंकि आज खुद हमारी गर्दन पे तलवार लटक रही है। तो आप जल्द से जितनी जल्दी हो सके अपना वोटर आईडी कार्ड बनाइए। उसके लिए कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ परेशानी होने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा ये देखना है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो प्रीवियस आपके वालिदैन के डिटेल्स पूछेगा वो, कि कौन से साल कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, 2002 में कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से पोलिंग बूथ पे आपके वालिद या वालदा या आपके दादा दादी का नाम है, वो मेंशन करो बोलेगा। इंशाल्लाह अगर वो आप मेंशन कर देंगे तो आपका आसानी से वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कीमती वक्त निकाल के हम एनआरआईज़ के लिए वक्त दिए हैं इंशाल्लाह। हाँ, सवाल ये है कि मेरा वोटर आईडी है, पुराना भी और नया भी, 1995 का वोटर आईडी भी है और नया भी है, मगर वालिद साहब का और वालदा का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं आ रहा। भाई साहब का आ रहा, बहनों का आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं इधर ही हूँ, वोट नहीं डाला। तो इस बुनियाद पे क्या करना चाहिए ये ऑप्शन है। और दूसरा, मेरे कॉलीग साथ में काम करते हैं, उन्होंने 25 साल से इधर ही है, उनके वाइफ का कुछ भी नहीं है, उन्होंने मक्का गए, उन्होंने पूछो बोल के बोले। तो आपका क्या है, जो जिद्दा में अभी तक इंडिया में वोट नहीं डाले 25 साल से, सिर्फ पासपोर्ट है उन लोगों के पास, आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी नहीं है। मेरे पास सब है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब है। इस बुनियाद पे क्या करना चाहिए जरा बताइए। जी, 2025 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको फॉर्म आएगा, तो आप वो फॉर्म फिल कर लीजिए। आपकी एज 40 एबव दिख रही मेरे को, तो इसका मतलब 1987 से पहले है। तो आपको नोटिस आएगी, आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है।
तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अभी भी आप लोग को बोल रहा हूं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग जितने भी गल्फ में हैं, आप लोग के डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा मिस्टेक्स नहीं रहते। आधार रहने दो, पासपोर्ट रहने दो, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपके साथी भी जो बोले उनका भी चेक करिए, अगर 2025 की लिस्ट में अगर उनका नाम है तो उनका भी फॉर्म आता। अगर फॉर्म आपको फिजिकली बीएलओ से नहीं मिला आपके मकान वगैरह पे, तो आप ऑनलाइन फिल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ऑनलाइन फिल करें तो हो जाएगा। देखिए, इसमें ऐड ऑन ये है कि आप जैसा बताया कि एक साहब का सिर्फ पासपोर्ट है, आधार कार्ड और दीगर चीजें नहीं है, तो जिम्मन में जो है 6 दाखिल कर सकते हैं, जिसको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। फॉर्म 6 के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। आपका इंडियन पासपोर्ट चाहिए, वैलिड आपका वीजा चाहिए, आपके उसके एक फोटोकॉपी चाहिए, और आपको जो है ना यहाँ का इंडियन एड्रेस के साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और वहाँ के लोग बूथ वगैरह में वेरीफाई करके 6A के जरिए से आप दाखिल कर सकते हैं। आपके जो साहब जो दोस्त मक्का गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद है। मैं ऑनलाइन जो है फॉर्म वो हमारा सबमिट हो गया हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स का, और बीएलओ से भी वो प्रिंटेड फॉर्म मिला हमारे को। तो ये फिर दोबारा सबमिट करना है, नहीं ऑनलाइन सबमिट करे इतना काफी है? यानी जो प्रिंटेड फॉर्म है जो बीएलओ से हमारे को मिला, यानी हम जब सबमिट करें, फोटो अपडेट करें, सब करें, उसी का जो है प्रिंटेड फॉर्म मिला हमारे को। तो ये प्रिंटेड जो है सबमिट करना जरूरी है कि नहीं? और एनरोलमेंट का मेरे को वो मैसेज भी आ गया कि यू हैव बीन एनरोल्ड बोल के, तो ये काफी है या फिर ये फॉर्म देना जरूरी है? जी, कई लोग यहाँ पर देखिए आके बहुत इलेक्शन, परेशान हो रहे हैं। जी मस्जिद भाई बोलिए। जी नहीं नहीं, जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस है उसमें ये बात वाजे कही गई है कि जो ऑनलाइन जिनके क्या हो गया, ओटीपी आ गया, सक्सेसफुल कह दिया गया, उनको फिजिकल फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, जहां तक इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट मेरे पास है। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी है कि आपका आ गया तो थोड़ा सोशल मीडिया पे जरा गलत फहमी फैल रही कि आपको एक्नॉलेजमेंट है सो बीएलओ को दिखाओ वो अप्रूव करेगा। इस तरीके का कुछ नहीं है। आपका ऑनलाइन सबमिट हो गया तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास आपका रिकॉर्ड चलेगा, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप एडिशन नहीं कर सकते। ये भी नहीं कि आप फिर फिजिकली भी दे दूंगा मेरा डबल सबमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो डबल सबमिशन नहीं होता, एक ही मर्तबा होता। वो अगर आप ऑनलाइन कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करें आप। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताएं कि 87 से पहले जिनकी पैदाइश है उनको जो है 10th का सर्टिफिकेट देना है। तो मेरे पास जो है इंडिया का नहीं है 10th का सर्टिफिकेट, तो इवन इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जद्दा का भी चलेगा? जी, तो देखिए ये देखिए रिकॉग्नाइज्ड नहीं, जो इंडिया में इसमें एक गुंजाइश हो सकती है। जो सिलेबस इंडियन करिकुलम से वाबस्ता है, रिकॉग्नाइज है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि होगा इसमें। फिर भी आप जो हमारे जो दीगर पैनलिस्ट हैं उस पर अपनी रोशनी डालें। इट वाज सीबीएसई ओनली, जी देखिए ये एजुकेशन, जी बट अपीयर्ड इन जेद्दा। जी एजुकेशन सर्टिफिकेट का जो मसला है, ये रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है उसके सर्टिफिकेट्स वैलिड है। और वो मैक्सिमम इंडियंस जो इंडिया में है उनके लिए, अगर आप इंडिया में रहते उस टाइम तो फिर भी आपका चांसेस थे। और दूसरी चीज मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, अभी तक इलेक्शन कमीशन एक बात क्लियर नहीं करा कि आपको 12 डॉक्यूमेंट के नाम तो दे दिया, लेकिन वो मेंशन नहीं करा कि किस ईयर के चाहिए। अगर इनकेस खुदा ना खास्ता सडन रातों रात आके हमारे पास रातों रात कई चीजें होते, 8 बजे से खत्म कुछ भी आता, अगर बोल दिया कि 2002 से पहले के डॉक्यूमेंट दो तो परेशानी होने वाली बात है। जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे 2002 से पहले के लगाओ बोल तो बहुत परेशानी वाली बात है। तो दुआ करिए इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं बोलेगा। तो मैक्सिमम कोशिश ये करिए, अगर आपके 10th से हटके आपका पासपोर्ट है ना, आप जब गल्फ में है तो आपके पासपोर्ट है तो पासपोर्ट और पुराना है, तब एजुकेशन सर्टिफिकेट की बजाय आप पासपोर्ट वो सबमिट कर दीजिए जेरोक्स, इंशाल्लाह वो बेहतर रहेगा। मजीद भाई आप कुछ कंटिन्यू करें तो करिए। अस्सलाम नहीं वालेकुम। नहीं, वही सही, आपने बिल्कुल क्लैरिटी से कह दिया है। क्योंकि जो भी
स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उनके करिकुलम्स उनको चलते हैं, तो वो ट्रीटेड एज ए इंडियंस, जहाँ तक मेरी जो मालूमात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गनी है जी। जो पुराने 2002 के लिस्ट में वालिदैन का नाम है उसका एपिक नंबर अलग है और प्रेजेंट 2025 का एपिक नंबर अलग है, तो अब जो उनके बेटे हैं वो लोग कौन से एपिक नंबर से मैप करना चाहिए, पुराने या नहीं? देखिए जलाल साहब। पहले जी, पुराना आपको एपिक नंबर की इतनी जरूरत नहीं है। 2002 के डिटेल 2002 की लिस्ट में बास को एपिक नंबर है, बास के पास नहीं है। तो हमारे को पुराने वोटर लिस्ट 2002 की जो है उसमें से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये तीन चीज बीएलओ अगर आप फिजिकली आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना तो वो नाम एपिक नंबर नहीं मारेगा, खाली ये तीन चीज इंटर करेगा उसमें। जैसा कि हम ऑनलाइन भी भर रहे हैं तो हमको ये तीन ही चीज डालना है, स्टेट, असेंबली, पार्ट, पोलिंग स्टेशन नंबर, सीरियल नंबर मारते ऑटोमेटिकली वो डिटेल दे दे रहा। तो नए पुराने उसमें कंफ्यूज मत होइए, किसी से भी वालिद वालिदा या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के किसी से भी मैप कर सकते हैं। और मैं इनको बोलता हूँ मैप करिए बोल के। जो यूथ है, यंग है, ये हुकूमत 40 साल के ऊपर के लोगों को तो ज्यादा परेशान करना नहीं चाह रही, नौजवानों को परेशान करना चाह रही। ये हुकूमत चाहती है कि 2047 तक वो हुकूमत में रहे और नौजवान अपनी आवाज ना उठाए, ये लोग डाइवर्ट होए, इनके पास ये करते रहे। मजीद इसमें ऐड कर दूं, जैसा भाई अब्दुल गनी साहब ने सवाल किया और काफी सीरियसनेस के साथ आप लोग भी सुन रहे हैं। देखिए मसला ये है कि एसआईआर का जब तक ये प्रोसेस, पहले भी एसआईआर कई बार हो चुका है, एसआईआर हुआ फिर रिवीजन जो है होते रहते हैं मुख्तलिफ मौकों के ऊपर। तो इस तरह का जो इंटेंसिव जो आया है और जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी हम देखें जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आए, उस वजह से आज पूरे इंडियन सिटीजन्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि एसआईआर के ऊपर सब लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? किसी को पहले ना एपिक नंबर मालूम था, ना बीएलओ क्या होता है मालूम था, बीएलए मालूम नहीं था, वोटर आईडी क्या है, सिर्फ वोटर आईडी एक मालूम था बस। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अवेयरनेस जो है बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसा भाई अब्दुल गनी ने सवाल किया कि 2002 में एपिक नंबर अलग है और 2025 का अलग है, बहुत वजह और सही सवाल उनका है, क्योंकि वो चीज़ के ऊपर सिटीजन को अवेयरनेस दूर की बात, बीएलओ को तक अवेयरनेस नहीं है काफी सालों से। तो ये जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दीगर जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज की भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना इसके बेनिफिशियरीज हैं। और साथ ही साथ वोटर्स का ये राइट है कि वो वोट करें और डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट लाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर अवेयरनेस की मजीद जरूरत है। तो मैं खासतौर पर टीआई के जिम्मेदारों से भी ख्वाहिश करूंगा कि हल्के फुल्के अंदाज में इसमें और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करिए और हेल्प डेस्क की जो बात की जा रही है उसको मुनज़्ज़म अंदाज में ऑर्गेनाइज करिए। अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट साहब मजीद साहब भी हमारे साथ हैं और दीगर लोग भी इंशाल्लाह भरपूर हम लोग रहनुमाई करेंगे आप लोग। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिया है। अच्छा, अगर डुप्लीकेट वोटर है तो उसको कैसा डिलीट करेंगे, एक उस पर बताइए। जी बहुत अच्छा सवाल करें आप। अगर आपका डुप्लीकेट वोट है तो आप उसको डुप्लीकेट को देखिए मत। दो में से जो अच्छा है, साफ सुथरा आपके काम का है, उसके लिए ही आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए। दूसरे को आप पहचानिए मत। अगर बोला भी बीएलओ आके ये आपका है डिलीट करिए, माफी चाहता हूँ मेरा नहीं होता, मेरे को नहीं मालूम बोल दीजिए, वो ऑटोमेटिक डिलीट तो होने वाला है। अगर आप उसको बोलेंगे तो आपसे डिलीट कराएगा वो, और आपको फिर ये भी जो अच्छा सही वोट है उस पर ही प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा कहना यह है कि भाई फॉर्म 6 सबमिट किया, एक दफ़ा सबमिट किया तो उसमें रिएक्शन आया ये बोल के एड्रेस प्रूफ दो बोल के। फिर मैं एड्रेस प्रूफ के साथ सेकेंड फॉर्म सबमिट किया तो उसमें फिर आया कि ऑर्डिनरी एड्रेस सबमिट कर बोल के। फिर मैं थर्ड सबमिट किया, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद 6 जून को सबमिट किया मैं। ये एक मसला। दूसरा मसला ये है कि मेरे जो 2002 की लिस्ट है उसमें मेरा नाम भी है, मेरे वालदा का नाम भी है, भाइयों का नाम भी है, लेकिन उसमें नाम के साथ एमडी लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ मोहम्मद इकबाल। तो उसके लिए क्या आप राय देते मुझे? या फॉर्म, अब जो फॉर्म आया फॉर्म 6 रिवाइज हो गया तो वो फॉर्म रिजेक्ट करने का वेट करूं या फिर रिवाइज सबमिट कर दूं मैं, या फिर 6A सबमिट करूं मैं? जी, तो पहली चीज देखिए, आपका 2002 में एमडी लिखे हुआ है, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले हर किसी के नाम में मिस्टेक होती थी, हुई। दूसरी चीज, आपका जो रिजेक्ट हुआ 2-3 मरतबा, हाँ वो होना ही था। वजह यह है
कि आपका ऑलरेडी कार्ड था, उसका डिलीट हो गया और आप 35 साल के ऊपर है, ठीक है, तो और आप रिसेंट ये सबमिट करें। अगर आप यही काम आज से 2 महीने पहले अप्लाई करते तो आपको रिजेक्शन नहीं होता। हाँ, इलेक्शन कमीशन दिन ब दिन अपडेट कर रही साइट को, और जो आप जिस 3 मरतबा करें ना, साथ ही साथ आपको ये आइडिया नहीं था कि साथ में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप डिक्लेयर सबमिट करें सो विद इन 2 डेज के अंदर अगर ईआरओ के पास आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जो प्री ड्राफ्ट फॉर्म है 6/8, अगर वो सबमिट करते तो आपका वोटर आईडी बन जाता। हाँ, खैर ये हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, और थर्ड वन जो आप डाले वो भी इंशाल्लाह वो भी रिजेक्ट हो जाता। अब आपको ये करना है 6A, आप पहली फुर्सत में अप्लाई करिए, और उसके अंदर पूरे प्रीवियस डिटेल ले रहा है, वो आपके 2002 के भी डिटेल्स उसमें पूछ रहा है। अगर आप वो फिल कर देंगे इंशाल्लाह आपका फिर वोटर आईडी कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। हेलो जी, पूछना ही था कि हम आधार कार्ड हमारे पास जो है वो आंध्र प्रदेश का है, सुना है कि उसको चेंज कराना तेलंगाना स्टेट वाला होना बोल रहे हैं, सही है ये? आधार कार्ड पे आधार कार्ड जो हमारे पास इशू हुआ था वो आंध्र प्रदेश के टाइम में, अब तेलंगाना बन गया तो उसको चेंज कराओ, तेलंगाना का बनाओ, सही है ये? जी देखिए, आधार देखिए कार्ड जहां तक मजीद देख लीजिए, मजीद देखिए। एक और सॉरी, एक क्वेश्चन और है कि अभी माजिद साहब कह रहे थे कि हम लोग को पासपोर्ट की कॉपी का लास्ट पेज पे अटैच कराना, और वीज़ा नहीं, हमारे पास रेसिडेंट परमिट इकामा है वो रखना चाहिए शायद, गालिबन में इसकी तस्वीर चाह रहा था आपको से। देखिए जहां तक आधार का ताल्लुक है, हर 10 साल जितने भी 10 साल पुराने हैं उनको अपडेट कराना है। ये आसानी से किसी पोस्ट ऑफिस पे या मी सेवा सेंटर पे अभी भी करा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। आप उसको अपडेट करा लीजिए, चूंकि 2014 से पहले आंध्र प्रदेश लिखा हुआ था, अब उसको और आधार की जो अथॉरिटी है उसने ये कह दिया है कि 10 साल जिसके पुराने हो गए हैं वो अपडेट करा ले, तो अपडेट बिल्कुल आसानी से हो जाता है। 3-4 दिन के अंदर आपको जो है एक मैसेज आ जाता है। यासीन साहब, आपको कुछ सवाल है? जी, अभी देखिए अस्सलाम वालेकुम। एक मेरे ख्याल से सबके लिए जनरल क्वेश्चन है कि जिसका नाम फर्स्ट मैपिंग में ड्यू टू द स्पेलिंग मिस्टेक अनोमिटी का स्टेटस आया है, वो लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी फिजिकल फॉर्म्स भी आ गए तो, लेकिन नाम का करेक्शन का मसला है उसमें, तो उसमें प्लीज़ थोड़ा सा आप गाइड करिए। जी देखिए 2002 के जिसके भी नाम मिस्टेक है वो 2002 में हम कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, और वो लोग को नोटिस आएगी। प्रेजेंट वोटर आईडी में अगर आपके नाम में फर्क है तो साथ ही साथ आप इल्यूमिनेशन फॉर्म के साथ में फॉर्म 8 लेके आप करेक्शन के लिए डाल सकते हैं। तो प्रीवियस 2002 के उसमें आप मैपिंग करें, बोले मैपिंग एक प्रैक्टिस थी, उससे कुछ भी नहीं है। वही डिटेल्स हम प्रेजेंट ये ऑनलाइन और इल्यूमिनेशन फॉर्म में दे रहे हैं। 2002 के लिस्ट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। प्रेजेंट वोटर आईडी में अगर आपके नाम में फर्क है तो इल्यूमिनेशन फॉर्म के साथ में फॉर्म 8 लेके उसके अंदर करेक्शन करके सबमिट कर दीजिए। और नोटिस तो सबको आएगी, नोटिस पे ये लिखा जाएगा कि आपके उसमें फर्ज करिए 2002 में आपके नाम में एमडी था और प्रेजेंट MOHMMED है, तो आपको नोटिस आएगी। नोटिस में ये बताएगा कि ये मेरे को शो करो कि आपके नाम में पहले मोहम्मद था, एमडी था, मोहम्मद है, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जैसा पासपोर्ट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट पे पूरा MOHMMED है, तो आप वो लिख जाके शो कर सकते हैं कि देखिए मेरा नाम ये है, 2002 में वो गलत लिखा गया था। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चों का एनरोल करवाना है, तो अभी मेरे भाई ने 2 दिन पहले फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म 2 भेजे, तो उसको फिल करके फिर मैंने व्हाट्सएप पे भेजाऊंगा पूरे अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो वो सबमिट कर देंगे BLO से अप्रूवल लेके, ऐसा कुछ बता रहे थे। क्या इसमें आपका कुछ राय है, कुछ सजेशन है? फिर बता दीजिए, कुछ गलत है तो बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू जी मैं आपको ये एक सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकली भेजने से बेहतर है आप ऑनलाइन वहां से फिल करिए। फॉर्म 6A करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग NRIs है, वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं।
अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, फिर बच्चों को हो सकता है साल भर में 2 साल में भेज देना चाह रहे हैं, तो फॉर्म 6 वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इंडियन रोमिंग नंबर हो। एक सवाल ये है कि एनुमरेशन फॉर्म अगर सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया तो बीएलओ को फिर फॉर्म बीएलओ से फॉर्म लेके देना है या वही काफी है? सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया सो एनुमरेशन फॉर्म। अगर आप बीएलओ के पास से कॉपी लेने से पहले आप सबमिट भी कर दिए ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको बीएलओ जब भी फॉर्म देगा ऐसा स्कैन करके देगा, स्कैन करते उसको बता देगा कि ऑलरेडी आप सबमिटेड है, तो उसका कुछ ऐसा है ही नहीं मसला, ऑनलाइन हो गया, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी। काफी है ऑलरेडी ना? ओके। जिस तरह है जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन खड़ी हैं कि ऑनलाइन सबमिशन के बाद आपको जो है ना बीएलओ को कॉपी देने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो स्कैन करेगा जब रिसीव करते वक्त तो आपका डॉक्यूमेंट, उसको ग्रीन लाइट आ जाएगी कि आपका ऑलरेडी फॉर्म सबमिट हुआ है। और ऑनलाइन जो भी हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो सीधा ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जा रहा है, वहां से रूट ऑफ होके इलेक्शन कमीशन ऑफ तेलंगाना के पास आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। वही कंफ्यूजन था कि जो है ना अभी भी जो है बीएलओ आए तो उनके पास से फॉर्म लिए हैं, हम यहाँ से फॉर्म एनुमरेशन फॉर्म सबमिट किए, सबमिटेड सक्सेसफुली बोल के आ गया, उसके बाद भी बीएलओ करने से फॉर्म लेके आए, क्या फिर से सबमिट कर उनको सबमिट करना है या नहीं करना है बोल के नहीं ये नहीं पूछ। नहीं 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 करना है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पैदाइश यहाँ सऊदी अरब की है और इंडिया जाकर मुझे 26 साल हो गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पासपोर्ट है और स्टडीज़ जो है यहाँ पर सऊदी अरब में हुई है, इंडियन इंडियन स्कूल में। तो अब मैं एसआईआर के वास्ते क्या रजिस्टर कर सकता हूँ? क्योंकि अभी आपने कहा कि पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी चाहिए और वीज़ा की कॉपी चाहिए। वीज़ा तो है नहीं क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, तो मैं कैसा रजिस्टर कर सकता हूँ एसआईआर में? देखिए, आपके पास वीजा नहीं है, बोल रहे हैं आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी है क्या वहां के? आप सिटीजन तो इंडियन सिटीजन है आप, ठीक है, तो आपको अगर वक्त निकाल के कभी एक मर्तबा हिंदुस्तान आ जाइए, आपका आधार कार्ड बना लीजिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है बना लीजिए। कई ऐसे सवालात मेरे पास आए थे, एक साहब भी बताए मेरे को, एक आज से 10 दिन पहले, उन्होंने 35 साल से उन्होंने हिंदुस्तान नहीं आए, उनको लड़की हुई, 30 साल की लड़की है, उसकी शादी भी करके दे दी उन्होंने, वो लड़की तो हिंदुस्तान की सूरत भी नहीं देती। तो आप सबसे गुजारिश है, अपनी जमीन है, हिंदुस्तान अपना है, एक मर्तबा आइए, कम से कम डॉक्यूमेंट बनाइए और आप फॉर्म 6A भर के आपका वोटर आईडी कार्ड बनाइए। जरूरी नहीं है आपके वोटर आईडी कार्ड के लिए आधार होना, जो एनआरआई है उनके पासपोर्ट से भी हो जाता। पासपोर्ट में आपको वीजा का नहीं है, कम से कम पासपोर्ट कॉपी लगाइए, आपका रेसिडेंस वहाँ का जो एड्रेस है वो प्रूफ दीजिए। लेकिन वोटर आईडी के लिए इंडिया का भी आपको एड्रेस चाहिए, तो इंडिया में आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह है तो उनसे इंडिया के कुछ, जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है या फिर गैस की बिल होता है या वाटर कनेक्शन की बिल होता है, वो एड्रेस आपको लगाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख रियाज अहमद है। सवाल ये है कि अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और जो उनकी वलादत घर पे ही हुई थी, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का तरीका कार क्या है, बताइए प्लीज। जज़ाकल्लाह। देखिए, मैं पहली चीज आपसे माफी चाहता हूँ, हमारे पास ये बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ और डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं चल रही है, हमारे पास एसआईआर की बात चल रही है। एसआईआर के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट होना है तो इंशाल्लाह, माफी चाहता हूँ इसलिए पहले बोल दिया, आपको इस ताल्लुक से बाद में बताएंगे इंशाल्लाह, नहीं बोल के नहीं। लेकिन एसआईआर पे आएंगे, एसआईआर के लिए कोई खाली एक बर्थ सर्टिफिकेट काफी नहीं है, वो तो उसके अलावा भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए जो, हाँ नहीं नहीं, इसके लिए खैर क्यों मायूस करते हो साहब को, उनका भी एक क्यूरी है। उसके लिए जिस कब्रिस्तान में तदफीन हुई, वहाँ की जो इंतज़ामी कमेटी या मस्जिद कमेटी जो भी होती है, उसका एक सर्टिफिकेट लेके बल्दिया में दाखिल करें, आ जाता, कोई ऐसा मसला नहीं है उसका। ठीक है। मैं मुंतज़िमीन से चाहूँगा, क्योंकि यहाँ इंडिया के 9 बजे से मेरा नेशनल डिबेट होता है मेरे टीवी पे, तो मुझे अगर इजाज़त दें तो बेहतर होगा। मैं हमारे साथी पैनलिस्ट साहिबान का जो बड़े अच्छे मशवरे हैं इन लोगों के, जो कानूनी तौर पर जो नुकात हैं काफ़ी अच्छा उन्होंने दिया है, बयान किया है। और जहाँ तक एसोसिएशन का ताल्लुक है, तेलंगाना इंटरनेशनल एसोसिएशन में, अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों के साथ एक बातचीत हुई और यकीनन
आप जो उम्मीद रखें हैं हम बराबर कोशिश करेंगे। और मैं माजरत चाहता हूँ बीच में से जाना हो, क्योंकि मुझे मेरा स्टूडियो में बैठना है। मुझे हिंदुस्तान के 9 बजे से रात में 10 बजे तक मेरा प्रोग्राम रहता है। उसके लिए मैं आपसे जो है माजरत ताई के साथ रुखसत होने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माजिद भाई बेइंतहा ममनून और मशकूर है, क्योंकि आप आज कुदरत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुदरत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप दोबारा आपसे रवाबित में आएंगे। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम 2 स्पीकर्स के साथ थोड़ा अगर टाइम देंगे तो और कंटिन्यू कर लेंगे, क्या बोलते हैं वसीम भाई? एक रहा छोटा सा डाउट पहले कई साहबा का जो है साहब का एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो है ना वीजा वैलिड है क्या नहीं। इसके बारे में जो है ना अपशीर से जाके जो है ना डेट अपना अकामा वैलिडिटी डेट है था, ये मैं समझता हूँ कि ये काफी है उसके लिए। नहीं खैर, इसके बारे में हम हमारा हेल्प डेस्क रहेगा तो हम आपको उसको तफसील बताएंगे बाद में। आप कुछ अहम सवाल ले लेके इंशाल्लाह भाई हम आगे चलते हैं। माजिद भाई इजाज़त, आप जा सकते हैं माजिद भाई। इंशाल्लाह हम वसीम भाई और जलाल भाई के साथ एक थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक सवाल यहाँ पे ऑडियंस के साथ भी शायद ये मरहला और ये मामला हो रहे होंगे, आपके पास भी कई सारों के पास ये सवाल होंगे कि आपके जो दीगर दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैदराबाद में या तेलंगाना में रह रहे हैं, तो उन लोगों को जो है ना बेसिकली यहाँ पर जो इशू आ रहे हैं, इनोमिनेशन फॉर्म्स किस तरीके से भरना है, किस तरीके से रिलेटिव का नाम क्या लिखना है, क्या रिलेशन बताना है, 2002 की लिस्ट को कैसे चेक करना है, काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो उस चीज़ों को भी आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल आते हैं तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक शऊरी तंजीम तेलंगाना इंटरनेशनल एसोसिएशन है, वहाँ के हेल्प डेस्क पर आप पहुँचाइए। अब हम तक जब सवाल पहुँचेंगे या पूरे हम लोग मुकम्मल अंदाज में उसका रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इन्यूमरेशन फॉर्म के ज़िम्मन में कई सारे लोगों को दुश्वारियां और कन्फ्यूजन्स है कि उसको किस तरीके से भरा जाए। कई सारे एक वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, बाद उसमें कुछ हमारे सोशल मीडिया पर ऐसे भी चीज़ें बताई जा रही जहाँ पर कुछ चीज़ें सही नहीं है। तो सही तरीका जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसकी वेबसाइट पर भी मौजूद है, उसको थोड़ा सा प्रॉपरली चेक कर लें और इसको पूरे अच्छे अंदाज में जो है ना फिल करने की कोशिश करें, चाहे वो एनआरआईज वहां से भर रहे हो या उनके रिश्तेदार दोस्त हैं यहाँ पर भर रहे हो तेलंगाना के अंदर। अस्सलामुअलैकुम। अभी बीएलओ जो है घर घर पे जाके अपना जो फॉर्म्स है वो दे रहे हैं, तो एक वजाहत चाहिए थी कि 2002 की जो लिस्ट है उसमें जो नाम इनिशियल इस्तेमाल हो रहा था, जैसा कि मोहम्मद को MOHD लिखे, ठीक है, और 2025 में है मोहम्मद वो पूरा नाम। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे जो दे के गए वो लोग, वो कॉलम में जो 2002 की जो सेम जो वर्डिंग्स है नाम की वो फिलअप करेंगे, और 2025 में जो आपका फुल नेम है वो दोनों उसी तरह फिर मेंशन करेंगे। ये वजाहत कर दीजिएगा कि फॉर्म किस तरह उसको या करंट वाले लेंगे या पुराना वाला, ये दोनों चीज भी है इसके अंदर, तो इसे जरा वजाहत करिएगा ताकि हमारे सामने को जो है ना इससे क्लियरिटी हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो बीएलओ जब आपके पास फॉर्म लेकर आ रहे हैं तो आपको प्रेजेंट आपके वोटर आईडी के डिटेल्स आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर प्री प्रिंटेड है। ठीक है, अब रहा आप सेल्फ मैपिंग कर रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स से कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो आपके 2002 में जो भी डिटेल है, MOHD रहने दो, MOMD रहने दो, खाली M रहने दो या MOHMMED रहने दो, एज इट इज जो 2002 की लिस्ट में है, सेल्फ कर रहे तो फॉर्म में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में फिल करना है। ठीक है, अगर आपका सेल्फ में नहीं मिल रहा, आपके वालिदैन से, दादा दादी या वालिदैन वालिद वालिदा से कर रहे हैं, तो सेम डिटेल वैसे ही राइट साइड पे ऊपर फिल करिए। अगर 2002 में MD है तो MD ही लिखिए, अगर MOHMMED है तो MOHMED लिखिए। ठीक है, तो 2002 में जिस तरीके के है ऊपर के कॉलम में एग्जैक्ट उसी तरीके से फिल करना है। फिर नीचे राइट साइड में करंट पर्सनल डिटेल्स देना है। अब जिसका लिस्ट आया, जो ऊपर फोटो लगी हुई नाम वगैरह प्री प्रिंटेड है, उनके वहां पर देने का है। वहां पर उनकी डेट ऑफ बर्थ देना है फर्स्ट, सेकेंड उनका आधार नंबर देना है, थर्ड इंडियन मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, ये हो गए। बाद में उनके वालिद का नाम, मैं बोलता हूँ कि आप लोग पासपोर्ट पे से देख के लिखिए, कैपिटल लेटर्स में लिखाइए वालिद का नाम, और उसके बाद में वालिद का एपिक नंबर पूछ रहा हो इफ अवेलेबल। मैं आपको वहां पर गाइड करता हूँ कि वहां पर एपिक नंबर इफ अवेलेबल होगा उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में वालिदा का नाम पूछ रहा है, वो भी मैंडेटरी है देना है, तो वो भी कैपिटल लेटर्स में आपके पासपोर्ट के हिसाब से देख के लिखिए।
उसके नीचे फिर वालिदा का एपिक नंबर प्रेजेंट पूछ रहा है, वो भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ का, अगर कोई लेडी है तो उनके हस्बैंड का नाम देना है। उसके नीचे भी एपिक नंबर पूछ रहा, वो भी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल में है, आपको डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वालिद साहब का नाम, वालिदा का नाम, अगर बीवी है तो बीवी का नाम, ये चीजें फिल करना है जी। इसमें थोड़ा और ऐड करके एमओएचडी आपका पहले था 2002 में, अब एमओएचए एमएमईडी है। तो ये तो रही बात इलेक्शन वोटर रोल की और वोटर लिस्ट की। अगर मान लीजिए कोई भी एक इलेक्टोरल, जिनका लीगल एस्पेक्ट से बात बता रहा हूँ आपको, कि आधार कार्ड में एमओएचडी है और वोटर आईडी पे एमओएचए एमएमईडी है, तो आप बिल्कुल भी अपना जो है ना फॉर्म वैसे दाखिल मत करिए, वो एनएमएलई में आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अपने आधार कार्ड को दुरुस्त करवाइए। आधार कार्ड दुरुस्त होना बहुत आसान है। तो अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस यहाँ होना जरूरी है उसके लिए। और ऑनलाइन भी आप, अगर आधार कार्ड में कुछ फर्क है तो भी तब भी आप वो चीज़ नहीं कर सकते। खैर, वैसे शिक्षे वालों के लिए तो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। आपके जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए बात बता रहा हूँ मैं, कि आधार कार्ड पे और नई जो वोटर लिस्ट 2024 की अपडेट आई है, उसमें दोनों में नाम एज इट इज सेम होना है। चलिए, शुक्रिया हमारे वसीम भाई। एक दो आखिरी दो सवाल ले लेके हम इस सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम दे चुके हैं। इंशाल्लाह आप इजाज़त दिए तो एक और सेशन रखेंगे। वैसे भी आपकी तजवीज़ जो हेल्प डेस्क कायम करने की, वो जल्दी इंशाल्लाह यहाँ पे कायम करेंगे आप लोगों के सुपरविजन में, और आप लोगों की सरपरस्ती रहेंगी तो इंशाल्लाह हमारे जितने जितना के एनआरआई से उस मुस्तफ़ीद होंगे। छोटा सवाल था अभी आपसे, मैं थोड़ी देर पहले बात किया, आप बताया कि फॉर्म थर्ड टाइम भी हो सकता है रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं रिजेक्ट होने से पहले सबमिट करूं फॉर्म या फिर वेट करूं रिजेक्ट होने का? देखिए, आप क्या स्टेटस है एक मरतबा चेक कर लीजिए। अगर वो सबमिटेड दे रहा, डायरेक्ट सबमिटेड टू ईआरओ बोल के देता आपको। नहीं, अभी सबमिटेड लिखा हुआ है, खाली सबमिटेड है। हाँ सबमिटेड तो ठीक है जी, तो उसको छोड़ दीजिए। आप नया फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए, उसमें पूरे कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मेरा सवाल है कि नया जो फॉर्म है 2025-26 का, उसके अंदर जो है डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है और 2002 में करेक्ट है। तो अब ये जो एनोमली में आ गया, तो अब इसको आगे कैसा कर सकते हैं? क्योंकि नए में डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, 2002 में करेक्ट है जी। और एक सवाल ये था कि जो करंट मोबाइल नंबर है, वो जो लिंक है वोटर आईडी से, वो लिखने के बजाय फादर का मोबाइल नंबर लिख दिए नीचे के फॉर्म में, तो उससे कोई इश्यू होता है? उसको चेंज करना पड़ता है वाइट में लगा के? जी, वाइटनर लगा के वो नंबर तो चेंज कर दे सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ मुश्किल की वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज, जो 2002 में आपका वोटर आईडी का डेट ऑफ बर्थ अगर सही है बोलते, मेरे को ताज्जुब हो रहा, क्योंकि 2002 के तकरीबन हर एक के डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है। आप बता रहे हैं कि 2002 में आपका सही था, तो नो प्रॉब्लम। अगर 2025 प्रेजेंट वोटर आईडी में आपके कुछ फर्क है, तो आप ये फॉर्म, इल्यूमिनेशन फॉर्म जब सबमिट करते हैं, फॉर्म 8 लीजिए। फॉर्म 8 में आप करेक्शन करिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल क्या है। और वैसे भी इन्विटेशन फॉर्म के अंदर खुद देता कि आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने का है। उसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ के लिए फॉर्म 8 लेके उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखिए, साथ में कोई एक आध डॉक्यूमेंट लगाइए, जैसा आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ के लिए काम में आता है, वो लगा के सबमिट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि 2002 में पेरेंट्स, मतलब अब मैं यही पैदाइश है, मेरा वोटर आईडी है और 2 वक्त से मैं वोट डाला हूँ, लेकिन मेरे फादर का, मदर का, किसी का ना वोटर आईडी बना है ना वो लोग वोट डाले आज तक। तो इसके से, क्योंकि मैपिंग नहीं हो रही है, अब जब मैं मैपिंग करने जा रहा हूँ तो मैपिंग में ना दादा दादी मिल रहे हैं ना नाना नानी है, तो मैपिंग का इशू आ रहा है। मेरा नाम करेक्ट है, मेरे पास 10th के सर्टिफिकेट्स वगैरह सारा कुछ है, तो अब इसका कैसा करना है कि मैपिंग कैसा करेंगे? जी, आपको मैपिंग के लिए अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आपकी कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी एज कितनी है? 2004 के बाद की होंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप प्रेजेंट डिटेल जो लिखना है, आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपके वालिद का नाम, वालिदा का नाम लिखे, बाद में आप सबमिट कर दीजिए। आपको नोटिस आएगी, आपसे नोटिस में पूछा जाएगा कि कौन कौन है।
तब आपको 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर 2004 के बाद की आपकी पैदाइश है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एक सेल्फ आपका, जो कि आपके पास पासपोर्ट रहेगा, एक सेकंड आपके वालिदा का, एक वालिद का, वो लोग के भी पासपोर्ट है। ये तीनों के भी आप पासपोर्ट आप सबमिट करेंगे, इंशाल्लाह आपका फॉर्म 2025 की लिस्ट में आ जाएगा, 26 की। हेलो जी, अब कंक्लूजन ये है कि मैं ये समझ में आया कि 6A फॉर्म फिल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी बीएलओ की जरूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑनलाइन पासपोर्ट सिर्फ अटैच करके, कोई अटेस्टेशन की भी जरूरत नहीं है। ये कंक्लूजन हमको समझ में आया, सही है जी। उसमें उसमें सेल्फ अटेस्टेशन रहेगा, आपको सेल्फ अटेस्टेशन करके आप ऑनलाइन फिल कर ले सकते हैं। जी अच्छा, एक कॉमन सा सवाल आपसे ये पूछने का था कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर्स नहीं है इंडिया के, तो उस सूरत में वो कैसा कर सकते हैं? उनको जाना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के अखामा एक्सपायर्स है, लीगल आईडीज एक्सपायर्स है और वो भी फिलहाल वक्त जा नहीं सकते, मोबाइल नंबर ले नहीं सकते वहां पर जाके ताकि उसको लिंक करेंगे। तो ये क्या टेक्निकल, इसका क्या जवाब हो सकता है? जी, मैं वहां पर यहाँ पर इसमें ये एडवाइस करूंगा कि अगर उनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है, तो ही उनको ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं उनका। या फिर उनको कहिए कि लोकल किसी के अभी यहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार वगैरह है, उनका मोबाइल नंबर उनके वोटर आईडी से लिंक करा के काम करा सकते हैं। वसीम भाई, आप टेक्निकली लीगली कुछ इस पे है तो आप देख लीजिए। टेक्निकली मैं तो कुछ तो रास्ते निकाल के बता दूंगा, लीगल आप देखिए। आप देखिए, जैसा अभी हमारे भाई ने सवाल रखा, भाई इमरान साहब ने, तो जितने भी लोगों का वहाँ वहाँ पर है और आ नहीं सकते, कुछ वीज़ा का इशू है वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप उनका आधार कार्ड अवेलेबल है तो ही यहाँ पर वोटर आईडी बनता है। लीगल एस्पेक्ट वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है आधार कार्ड। और आधार कार्ड को अगर ऑनलाइन फिल करना है, वो आधार कार्ड के जरिए से ऑनलाइन वोटर आईडी फिल की जा सकती है। अगर मान लीजिए कि वो अप्लाई 6A के जरिए करना चाहते हैं, क्योंकि वीज़ा का इशू है, वो तो उससे खारिज हो गए, वो कर नहीं सकते उसको। उनको अगर यहाँ करना है तो उनको पहले अपना आधार कार्ड अगर है तो ही वो वोटर बन सकते हैं और दाखिल कर सकते हैं। वोटर आईडी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, जो कि उनको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जरूरी है। अगर नहीं तो वो अपने जहाँ पर अगर वोटर आईडी उनका इलेक्टोरल रोल में है यहाँ पर 2024 की लिस्ट में, तो उनके नाम से इनोमिनेशन फॉर्म आएगा, तभी वो अटैच करके जो डॉक्यूमेंट देना देंगे। अगर मान लीजिए कि वोटर आईडी नहीं है तो उनको सबमिशन के लिए फॉर्म 6 यहाँ से भरना है और साथ ही साथ उनको आधार कार्ड के डिटेल्स भी देना है। अगर वो नहीं रहा तो उनको पॉसिबल नहीं है, मुश्किलात है उनके लिए। ये फॉर्म 6A फिल करने के लिए ऑनलाइन जो ऑप्शन है उसमें पहली चीज़ लॉग इन करना है और क्रेडेंशियल यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो उसमें 2 ऑप्शन देता है, एक एनआरआई के लिए अलग है जिसमें सिर्फ ईमेल एड्रेस है, और दूसरा ऑप्शन है जिसमें ईमेल एड्रेस विद मोबाइल नंबर, जो कि सिर्फ इंडिया का मोबाइल नंबर है। तो अब यहाँ से फॉर्म 6A जो फिल करना चाह रहे हैं तो उसमें सिर्फ ईमेल एड्रेस एनआरआई वाला ऑप्शन से लॉगिन करके यानी साइन अप करके फिर हम अपना फॉर्म फिल करेंगे, ऐसे ही है ना? जी देखिए, लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि एनआरआई के उसमें बनाओ या इंडियन नंबर, दोनों में से किसका भी। अगर इंडियन नंबर से भी आप लॉगिन बना रहे हैं तो लॉगिन बनेगा, उससे एनआरआई का आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, 6A भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। एनआरआई का जो वोट बनता, 6A जो बनता, उसमें पासपोर्ट नंबर देना मैंडेटरी है, ठीक है। इंडियन नंबर अगर दे के आप, इंडिया की लॉगिन आईडी भी है, आप उससे भी आप लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 6 से। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जो अपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किए थे, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वहाँ पे मेरी फैमिली का भी वोटर आईडी बन गया, बच्चे का भी बन गया, तो बहरकब मेरा रिजेक्ट होते जा रहा है वोटर आईडी। अब बीएलओ से बात की उन्होंने, तो बीएलओ कह रहा था कि वो इशू करेगा कुछ ऐसे। जी, वोटर आईडी देखिए, तकरीबन प्रेजेंट 2025 में अबव 30 जो है, अबव 35 जो है, जो गल्फ वगैरह में ओवरसीज में है, उनके तकरीबन डिलीट कर दिए। उसके अलावा जो शहर हैदराबाद में भी है, कई लोग के डिलीट हो चुके हैं। वो कुछ बदमाशी या टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप उसको फिर से फॉर्म 6 अप्लाई करना इंशाल्लाह। साथ में अब फॉर्म 6 अप्लाई कर दिया आप तो इंशाल्लाह फिर से बन जाएगा। अगर थोड़ा पहले करे थे आप, आज से 3 दिन पहले भी आप करे तो आपको 6A के साथ में
सॉरी फॉर्म 6 के साथ में 6/8 भी देना था जी। हमारे वसीम भाई कुछ साहब ऑनलाइन भी है मालूम है, एक दो सवाल ऑनलाइन के भी ले लेते हैं, बेचारे मालूम काफ़ी देर से सुन रहे हैं, तो आप सवाल जिसको भी ऑनलाइन सवाल करना है वो अपना अनम्यूट करे और सवाल करे प्लीज। माशाल्लाह ऐसा महसूस होता है कि सवालात तो नहीं है ऑनलाइन। मेरी कुछ गुजारिश थी आप लोग माशाल्लाह हुए काफी तकरीबन पूरे नाराज हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मरहला एक मसला SIR का नहीं है, बल्कि हैदराबाद और तेलंगाना बिलखुसूस हिंदुस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को ऐसे जहदकारों के साथ और मुनज़्ज़म जो तंजीमें काम अस्सलाम वालेकुम। ये एक सवाल था कि 2002 की लिस्ट में वालिदैन का नाम है, लेकिन वो नाम जो है वो तेलुगु में है, तो उसको हम फॉर्म में कैसे भरेंगे? तेलुगु में भरेंगे या इंग्लिश में भरेंगे? जी, तो मैं यहाँ पर भी तेलंगाना में भी हर किसी को बताया हूँ, फॉर्म आपको तेलुगु में आन दो, फारसी में आन दो, अरबी में आन दो, ठीक है। तेलंगाना हैदराबाद के सिटी के आउटकट्स शुरू होते वहां पर तेलुगु शुरू हो गया, ठीक है। तो हम सबको ये एक ही एडवाइस कर रहे हैं, फॉर्म किसी भी लैंग्वेज में आन दो, हम आपको फिल करना है इंग्लिश में और कैपिटल लेटर्स में। इसलिए आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपको कौन सी लैंग्वेज में आ रहा है? इंग्लिश में। ड्राइविंग लाइसेंस है इंग्लिश में, हर चीज इंग्लिश में है। अगर आप फिर वही लैंग्वेज में तेलुगु में उर्दू में फिल करेंगे, तो जब वो लोग टाइपिंग करेंगे, जो 2002 में जो मिस्टेक्स आए थे आगे भी वही आएंगे। तो कोई फॉर्मेट पूरा एक ही है। अगर आपको तेलुगु पढ़ने नहीं भी आती तो इंग्लिश का फॉर्मेट देखिए, देख के उसके हिसाब से इंग्लिश में ही फिल करके सबमिट करिए। नहीं, सवाल ये था कि 2002 की लिस्ट में नाम जो वालिदैन का तेलुगु में है, तो उसको आप जैसा एज इट इज फॉर्म पे लिखना है बोले ना, एज इट इज, तो उसके लिए कैसा करें? जी, तो उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। फर्ज करिए मेरा नाम जलाल है, तो तेलुगु में जलाल लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में कह रहा तो ट्रांसलेट कर लिया गूगल पे, तो दलाल आया होगा। मुश्किल नहीं, आप दलाल लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है मेन इंपॉर्टेंट वहां पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर, सीरियल नंबर, ये 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर BLO जब फिजिकली ये टाइप करेगा तो उसको तेलुगु में आ जाएगा वो एज इट इज जैसा 2002 में। आप सवाल जो है मोहतरम ये मुतालिक जो है ना अजलाओं के ज़िम्मन में है। असल में हैदराबाद के अंदर जो है ना पूरी लिस्टें जो है इंग्लिश में आ रही हैं, अजलाओं में या आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद में भी जो है सिर्फ इलाकों में हर तेलुगु में नाम आ रहा है, तो इंग्लिश भी लिखना है आपको। चलिए बहुत शुक्रिया, हमारे शुक्रिया अदा करने के लिए जो है ना हमारे एडवाइजर चीफ एडवाइजर्स में से हमारे अब्दुल सलाम साहब आएंगे, आप लोगों को शुक्रिया अदा करेंगे। हाफिज मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ ऐसे मौके पर तमाम उम्मत को यहाँ पर जमा किया, और मैं तमाम हाजिरीन का बहुत ही तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि कुछ ऐसी मुसीबत से मुझे एक मानों में हम पर आने से हम लोग एक जगह जमा हो गए। इसी तरह इंशाअल्लाह आइंदा कुछ भी ऐसे मसाइल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी तेलंगाना इंटरनेशनल एसोसिएशन आप लोगों को दावत देगी, आप लोग तमाम तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विलेज रेस्टोरेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जो भी तेलंगाना इंटरनेशनल एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वो वहाँ पर QR कोड रखा हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाएं। और मैं मोहम्मद वसीम साहब और बाकी स्पीकर्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मजीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जलाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना वक्त दिया, काफ़ी परेशान लोग थे,
और सबके सवालों का जवाब दिए। और मैं दिल की गहराइयों से मेरी मीडिया टीम, आसिफ साहब, अब्दुर्रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसकी मदद से हम एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑनलाइन सेशन कर चुके हैं। और थैंक यू वेरी मच। जाने आप जी वसंत भाई बोलिए। बोलिए वसंत भाई, म्यूट है। एक सेकंड वसंत भाई, म्यूट है आपका। एक मिनट वसंत भाई, आप बोलिए बोलिए वसंत भाई। इंटरनेट कनेक्शन उनका स्टेबल नहीं है। नहीं अनम्यूट करिए, आपका आवाज नहीं आ रही यहाँ से। तो अनम्यूट है ना? हाँ अनम्यूट ही है, लेकिन आपका जरा कोई म्यूट करके अनम्यूट करिए। छोड़ दीजिए, खलास वैसे में नहीं आ रही आवाज आपकी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद उनके पास। नहीं, एक मिनट अनम्यूट करके। जी तेलंगाना की जानिब से इंशाल्लाह हम लोग आप सबको मुबारकबाद देते हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग किस तरीके की गैदरिंग करें और शऊर बेदारी का काम करें। और आप लोग यहाँ से वहाँ बैठकर अगर आपके हैदराबाद में जितने भी लोग हैं उसको अगर बोलेंगे ये काम करो, इंशाल्लाह वो लोग में भी शऊर आएगा। और सबसे ज़्यादा हम TIA का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको अल्लाह ताला तौफीक दिया और आपको एहसास हुआ कि हमारे लोग यहाँ पर परेशान हैं, इनको एक जगह गैदर करें ताकि लोग के सवाल जो थे, इनकी परेशानियां जो थे, इनके जो मुश्किलात थे, वो आप आसानी करने के लिए आप एक जरिया बने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और हमारी भी टीम के हक में दुआ करिए, हमारे यूथ वेलफेयर तेलंगाना की टीम के लिए जो पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस 24/7 वर्क कर रही है, हमारे भी हक में दुआ करिए। जरूर जलाल भाई और वसीम भाई, इंशाल्लाह मालूम दोनों हरमैन शरीफ में आप लोगों के लिए हम दुआ को रहेंगे, बल्कि पूरे TI के जो है अफराद जो है दोनों हरमैन शरीफ में जब भी जाएंगे तो खास तौर पर आप लोगों के लिए, आपकी जो है अहले खाना के लिए हम दुआ फरमाएंगे। आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं हैदराबाद में, मालूम है अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए और जल्द से जल्द मालूम है अल्लाह ताला उम्रे की और मदीने पाक की ज़ियारत की मालूम है हाजिरी नसीब फरमाए आप लोगों को। हम मुंतज़िर रहेंगे आप लोग फिजिकली भी यहाँ पे लाए, एक अच्छा और ग्रैंड सेशन करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। सारे TIA मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा रुक जाएं पीछे। TIA मेंबर्स प्लीज जरा रुक जाएं, ओके। और जो लोग प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा एक चाय का और कुछ टोस्ट का इंतजाम किया गया, अगर आप लोग पीना चाह रहे तो प्लीज।